हेलो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर नंबर 8 हो गया हमारा। लगभग हम लोग प्रोबेबिलिटी को 90% जो सिलेबस था आज 5% और कवर हो जाएगा और कल हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर नंबर 9, जिसमें थ्योरी वगैरह इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे लेक्चर नंबर 9 के बाद वो सब आपके क्वेश्चंस डिस्कशन के होंगे। हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के प्रोबेबिलिटी पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अराउंड लास्ट 10 इयर्स का तो मैं चाहूँगा मैं खुद से आपको कवर करूँ 2010 के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स। जो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 था हमारा, उसमें जो हमने कुछ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे वो मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, जो कि हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर था। तो आप वो चेक कर लीजिएगा, आप वो बना लीजिएगा। जो हमारा ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा, इसमें सबसे पहले हम एक रैंडम वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और आपको कुछ हम लोग असाइनमेंट आज प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो रैंडम वेरिएबल कोई बहुत ही नया टॉपिक नहीं है कि एक नया चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जो आपने पहले सीखा है उसी को अच्छे से अरेंज करना हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं सीखना है, 2-3 चीजें रहेंगी जो आपको ऑलरेडी आता है, समझे। ऑलरेडी वो सारी नॉलेज अभी तक आपको दे दी गई है, समझे ना। उसी को बस हम लोग लिखने का तरीका सिखाएंगे आपको और उससे हम बताएंगे कि ये रैंडम वेरिएबल कैसे है। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह नॉलेज वगैरह की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो बहुत प्यार से सीखेगा, बहुत आराम से सीखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मैंने एनसीईआरटी का ही टोटल जो एग्जांपल्स वगैरह होते हैं वही मैंने उठा लिया है और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए क्या कह रहा है, A random variable is real valued function whose domain is sample space of random experiment। इससे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा इस एक लाइन से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा ये रैंडम वेरिएबल होते क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया गया। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू से हम देखते हैं। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स इन सक्सेशन। 2 कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है हमारा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, x जो है क्या करने जा रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करने जा रहा है, ऑब्टेन्ड, ठीक है। देन x इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। x को हम क्या कहेंगे, फिर हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडमली कुछ भी हो सकता है वो। जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करें, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करें तो क्या हो सकता है, एक हेड भी आ सकते हैं, एक हेड भी नहीं आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, समझे ना। तो इसी को कह रहा है रैंडम वेरिएबल है ये, रैंडमली कोई भी, ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि x को हमने मान रखा है नंबर ऑफ हेड्स। तो 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि सर 0 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो ये जो काउंटिंग है ये वेरी कर रहा है, और ये जो वेरी कर रहा है एक वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल हो गया तो ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया कि 0, 1, 2 के बीच में कोई भी ये रैंडम वेरिएबल x हो सकता है, समझे। तो ये x क्या हो सकता है, 0, 1 या 2, समझे, ओके। एंड फॉर ईच आउटकम इट्स वैल्यूज इज गिवन बिलो। x h h, ये h h, x क्या डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ हेड्स। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट में ये 4 सैंपल स्पेस दिख रहे हैं, अब हम हर एक एक सैंपल स्पेस को हम एक साथ लेंगे और नंबर ऑफ हेड से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट है हमारा हेड हेड, तो इसमें टोटल हेड कितने हैं, 2। तो x h h बराबर 2 लिख दिया गया है। फिर ये x h t, h t, t h भी और h t, ये अरेंजमेंट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो HT सिर्फ HT ही नहीं है, HT के साथ TH भी है,
क्योंकि x जो था वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ हेड्स था। तो ये दोनों में ही नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 1 है, इसमें भी हेड 1 है, इसमें भी हेड 1 है। तो x ht क्या हो गया, बराबर 1, और x th बराबर 1, ये भी आप कह लो। अच्छा, इसने दोनों को अलग अलग रख रखा है, ठीक है, यहाँ पर इसने दोनों को अलग रखा है, कोई बात नहीं है, आगे हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। एंड एक्स टी टी ये कितना हो गया, बराबर 0। तो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन सेम सैंपल स्पेस, ठीक है। एक सैंपल स्पेस पर, ये एक सैंपल स्पेस है, इस पे मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड फॉर सेम सैंपल स्पेस। For example, let y denote the number of heads minus the number of tails for each outcome. y अब एक अलग रैंडम वेरिएबल माना गया है, और ये y रैंडम वेरिएबल जो माना गया है उसका वर्ग क्या है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स हर आउटकम के लिए। तो यहाँ पर इस आउटकम के लिए YHH के लिए, तो y हमने एक क्या मान रखा है, एक फंक्शन मान रखा। फंक्शन याद है हम लोग कैसे लिखते थे 11th में, थोड़ा बहुत आप जब पढ़े होंगे तो f of x ऐसे लिखते थे ना। तो यही y हमारा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन किसका है, हेड हेड का है, समझे। और y डिनोट्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो इस सैंपल पॉइंट में नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 2, एंड नंबर ऑफ टेल्स कितना है, 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ आते हैं, अगला वाला हम लोग लेते हैं सैंपल पॉइंट h हेड टेल ht। तो इस वाले सैंपल पॉइंट में h कितना है, 1, टेल कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 0। अब उसका अगला वाला सैंपल पॉइंट हम लेते हैं टेल हेड, इसमें कितना है, h कितना है, 1, टेल कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 वापस 0। और यहाँ लेते हैं लास्ट वाला लेते हैं, तो ये टेल टेल है हमारे पास 2, हेड कितना है, 0, तो 0 में से 2 जाएगा -2। तो किसी एक स्टेटमेंट पर, समझे, किसी एक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन पर हमें एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना होता है। Thus, x and y are two different random variables defined on same sample space S। तो ये कह रहा है कि एक सैंपल स्पेस पर हम 2 या 2 से अधिक सैंपल स्पेस रैंडम वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थोड़ा बहुत और आगे आपको समझ में आएगा इसको हम लोग कैसे, यहाँ पर जो हमने कहा था कि हेड टेल टेल हेड, ये दोनों क्वेश्चन में एक ही काउंट होता, क्वेश्चन जहां पर पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, ये दोनों को अलग अलग आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, दोनों को अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन में जो होगा ये दोनों एक साथ आ जाएंगे जब भी वन हेड का बात होगा तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले वाले पर चलते हैं। यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। A person plays a game of tossing a coin thrice. For each head, he is given ₹2 by the organizer of game, and for each tail, he has to give ₹10 to the organizer। कह रहा है कि एक गेम खेला जा रहा है और कॉइन को 3 बार टॉस करने हैं। अगर हेड आता है तो जिसने टॉस किया है उसको ₹2 दिए जाएंगे, वो प्लेयर है, वो खेल रहा है, ठीक है। और मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ऐसा मानो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और आप खेल रहे हो। आपने टॉस किया, ठीक है, आपने टॉस किया, तो उसके बाद क्या होगा, अगर हेड आता है तो मैं आपको ₹2 दूंगा, अगर टेल आता है तो मैं आपसे ₹1.5 ले लूंगा। ये अभी तक 2 लाइन में कहा गया। और टॉस कितनी बार करना है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। तो कह रहा है लेट एक्स डिनोट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। मान लेते हैं x जो है डिनोट्स, x याद है, x एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था हमारा, तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन x के बारे में क्या कहा है, द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय पर्सन, ठीक है। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस अपने माइंड को यहाँ पर अटैच करके रखो। So that x is random variable and exhibit
इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उस पर रैंडम वेरिएबल को एग्जिबिट करो, रैंडम वेरिएबल को शो करो। क्या क्या होगा उसका रैंडम वेरिएबल, तो देखिएगा सबसे पहले सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, 3 कॉइन को अगर हम टॉस करें तो सब 8 सैंपल स्पेस हो सकते हैं, सैंपल पॉइंट हो सकते हैं 8। हेड हेड हेड। मान लीजिए आपने टॉस किया और आपको तीनों बार में हेड मिला, तो एक्स ऑफ हेड 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 क्या हो जाएगा आपका, पहला बार हेड आया तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, दूसरा बार हेड आया तो मैं 2 रुपए और दूंगा, और तीसरा बार हेड आया तो 2 रुपए मैं आपको और दूंगा। तो टोटल आपने कितने रुपए में से ले लिए, 6 रुपए। तो यही बताने के लिए बोला है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है वो, बस यही बताने के लिए बोला है। तो क्या क्या हो सकता है, आप जरा सैंपल पॉइंट खुद ही सोचिए क्या क्या होगा। हेड 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 होगा, तीनों हेड हो सकते थे, या फिर क्या हो सकता था 2 हेड हो जाए, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर क्या हो सकता था, एक हेड आ जाए तो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया वही चीज, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये हो गया टेल टेल टेल। ठीक, तो आपने जो 3 बार जो लगातार आपने टॉस किया है वो तीनों बार में आपको कोई भी इसमें से एक मिल सकता था, तो कोई भी हो सकता है ना, रैंडमली कोई भी हो सकता था, तब तो ये रैंडम वेरिएबल हुआ ही। अब सभी के लिए हम लोग ये निकाल लेते हैं, कैसे, 3 हेड आ सकता था, तो यहाँ पर क्या कर लिया गया है, पहले तो लिख दिया गया है एक्स इज नंबर हुज वैल्यू आर डिफाइंड ऑन आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। उसने बता दिया एक्स जो है इसी आउटकम से, ये जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट का, इतना सारा आउटकम है, किसी पर डिपेंड करेगा, वो पैसा एक्स आपको कितना मिलेगा, आपको कितना लॉस होगा, कितना गेन होगा, इसी किसी एक आउटकम से ये डिफाइंड होगा, क्योंकि इसमें से कोई एक ही आएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल, इसने एक लाइन में लिख दिया। नाउ सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स से ही आपको पैसे मिलेंगे, कितने हेड आ रहे हैं कितने हारेंगे आप। तो यहाँ देखिए ऐसा हो सकता था तीनों में आपको हेड आ जाए, तो तीनों में हेड आ जाता, रुपीज कितना हो जाते, एक हेड का 2 रुपए, तो 3 हेड का 2 गुना 3 6 रुपए। अब मैंने जैसे आपको उस समय बताया था कि ये 2 हेड, इसको उलट पलट के कुछ भी लिखो, सब एक ही तरीके से काउंट होते हैं। तो देखिए तीनों को एक ही तरीके से काउंट किया गया है बराबर में, ये तीनों अलग नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ हेड्स तीनों में 2-2 आए हैं, तो आगे आए या पीछे आए वो सभी एक ही मान के हम लोग चलते हैं, समझे, क्योंकि सभी में हमको एक ही रुपए मिलेंगे। जैसे पहले वाले में जितना रुपए मिलेगा, जितना गेन एंड लूज करेंगे उतना ही इसमें भी गेन एंड लूज करेंगे, उतना ही आप इसमें भी गेन एंड लूज करेंगे। तो देखिए 2 हेड आया है, आपको 1 टेल आया है, तो 2 हेड का 2 गुना 2 4 रुपए हो जाएंगे, और 1 टेल का 1 गुना 1.5 रुपया आपसे माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना बच जाएगा, 4 में से 1.5 रुपया माइनस होगा तो 2.5। और क्या हो सकता था, 1 हेड मिले 2 टेल मिले, तो 1 हेड के लिए सभी इक्वल है, ठीक है। तो 1 हेड के लिए क्या हो गया, 1 इंटू 2, 1 हेड आया तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, और क्योंकि 2 टेल आया है तो 1.5 गुना 2 3 रुपए मैं आपसे ले भी लूंगा, तो 2 में से 3 रुपए गए -1 रुपीज। और लास्ट में है एक्स टेल 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 के लिए हमें लिखना है, टेल 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 के लिए, तो आपको तो कुछ देना नहीं पड़ा मुझे, आपसे मैंने खुद ही लिया है, तो मैंने आपको दिया 0 रुपए, और आपसे मैंने लिया कितना, 1.5 गुना 3, तो आपके पास टोटल रुपए कितने बचे, 0 माइनस 1.5 गुना 3, और ये बन गया ये, वेयर माइनस साइन शोज दैट दिस इज लॉस टू अ प्लेयर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये लॉस है, ये दोनों में,
और यहाँ पर आपको पॉजिटिव शो कर रहा है। Thus for each element of sample space x takes unique value। आप यहाँ देखेंगे हर सैंपल स्पेस के लिए x जो है एक यूनिक वैल्यू ले रहा है, मतलब हेड 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 के लिए सिर्फ 6 ही आएगा, 6 के साथ 8 नहीं आएगा। एक ही तरीके के रुपए मिलेंगे और वो रुपए मिलेंगे 6। अब ऐसा नहीं हेड 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 में 6 भी मिल गया आपको, 8 भी मिल गया, तो ये कह रहा है कि यूनिक वैल्यू ले रहा है, x जो है यूनिक वैल्यू ले रहा है, मतलब हर के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, उसके लिए वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, अलग नहीं जाएगा। तो ये 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 2.5 रुपए है तो 2.5 रुपए ही रहेगा, ये -1 है तो -1 ही रहेगा, -4.5 है तो -4.5 रहेगा। इसी को हम कहते हैं यूनिक वैल्यू। हेंस x इज अ फंक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस हुज रेंज इज, x जो है हमारा फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस है जिसका रेंज है -1, 2.5, -4.5 एंड 6। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो लिखना है इसमें ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ आपको ये पहला लाइन लिखना आना चाहिए। ये पहला वाला जो लाइन है, ये पहला वाला लाइन आपको लिखना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, इसके आगे देखते हैं हमें क्या सिखाया जा रहा है। चलिए वापस से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अ बैग कंटेन्स, एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट 1 रेड बॉल है। एक बैग है जिसमें 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक बैग बना देता हूँ। दो व्हाइट बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है, एक व्हाइट बॉल मैंने यहाँ बना दिया और एक व्हाइट बॉल मैंने यहाँ बना दिया, और इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं W1 और इसे नाम दे दे रहा हूँ मैं W2। और फिर क्या बोला है, 1 रेड बॉल है, और ये मैंने क्या कर दिया, एक रेड बॉल बना दिया और इसे नाम दे दिया R1। R1 देने की जरूरत नहीं है, R। ठीक, अब कहा है इसमें लेट द बॉल्स इन द बैग बी डिनोटेड बाई W1 W2 R। इसने क्या कर रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कितना हड़बड़ी रहता है ना टीचर लोग को समझाने के लिए। नहीं, चलिए क्या है, ये 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल यहाँ से निकाला गया, एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स, फिर उसको उसी बॉक्स में रख दिया गया। आफ्टर नोटिंग इट्स कलर, उसका कलर देख लिया गया और उसको वापस उस बैग में रख दिया गया। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, इसी कार्ड को एक बार और किया गया, मतलब एक बार और एक बॉल को उसमें से निकाला गया और उसका कलर देखकर उसमें रख दिया गया। इतना ही, एक ही बार रिपीट करने के लिए बोला है। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, इसका मतलब एक बार और उस कार्य को रिपीट किया गया। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अगर x जो था वो नंबर ऑफ रेड बॉल को डिनोट कर रहा था, रिकॉर्डेड इन टू ड्रॉ डिस्क्राइब x। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंट को समझिएगा, ये सब सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन आप लिख लेंगे अगर आप पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो। सबसे पहले था इसमें से एक बॉल निकाला गया, और जब मैंने एक बॉल निकाला उसको देख लिया गया कि वो कौन सा बॉल है। मान लीजिए ये वाला बॉल निकल सकता था, मान लीजिए, तो उसने देख लिया अच्छा दूसरा वाला व्हाइट बॉल है, उसके बाद उस व्हाइट बॉल को वापस उसमें रख दिया गया और उसमें से एक बॉल और निकाला गया। तो हो सकता था वो वाला बॉल वापस तीनों में से कोई निकले, हो सकता था दूसरा व्हाइट बॉल ही निकले, ये हो सकता था ना। उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, if x denotes the number of red balls recorded,
अब x जो यहाँ पर कह रहा है, x जो बात कर रहा है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स की बात कर रहा है। डिस्क्राइब x, तो इस x को हमें डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये जो दो ड्रॉ है मिनिमम मेरे पास, या फिर सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लूँ। सैंपल स्पेस तो क्या क्या हो सकता था? हो सकता था ये वाइट 1 वाइट 2 ये दोनों निकले, नहीं ये भी निकल सकता था, लेकिन पहले ऐसा हो सकता था पहला बार में वाइट 1 निकला और उस वाइट 1 को वापस मैंने उसमें रखा तो दूसरा बार में भी हमें वाइट 1 ही निकला। फिर ऐसा हो सकता था पहला बार में वाइट 1 निकले, दूसरा ड्रॉ में वाइट 2 निकले। ऐसा हो सकता था पहला ड्रॉ में वाइट 2 निकले, दूसरा ड्रॉ में जब हम वाइट 2 बॉल को उसमें रख दे तो वापस उसमें से वाइट 2 बॉल निकले। या फिर ऐसा हो सकता था पहला ड्रॉ में वाइट 2 निकले और दूसरा ड्रॉ में वाइट 1 निकले। या फिर ऐसा हो सकता था पहले ड्रॉ में वाइट 1 निकले, दूसरे ड्रॉ में रेड निकले। या फिर वाइट 2 निकले, रेड निकले, रेड निकले, वाइट 1 निकले, रेड निकले, वाइट 2 निकले, या फिर रेड रेड निकले। मतलब इसमें सबसे पहले हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख दिया कि कितने तरीके से दो बॉल को इसमें से निकाले जा सकते थे। अब हमने कह दिया ओमेगा बिलोंग्स टू एक्स, एक ओमेगा ले लिया, इसी में से है ना, याद है ना ये एक्स के अंदर जो लिखते थे उस सैंपल के अंदर ही किसी चीज को लिखते थे। तो इसने एक्स ओमेगा मान लिया है, ये सभी को क्या मान लिया है? ओमेगा। और यहाँ लिख दिया है एक्स ओमेगा बराबर नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि हमें किस पे निकालना है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स पे निकालना है। अब इसे देखकर बताइए, एक एक में देख, इसमें कितने रेड बॉल है? 0। 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 इसमें कितने रेड बॉल है? 1। 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 इसमें कितने रेड बॉल है? 2। इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में किसी एलिमेंट में या तो 0 रेड बॉल है, या तो 1 रेड बॉल है, या तो 2 रेड बॉल है। तो एक्स ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हो गया, या तो 0 हो गया, या तो 1 हो गया, या तो 2 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पर हमने किया x, जहां जहां 0 में था, जिसमें एक भी रेड बॉल नहीं हो, आपने देखा 0 1 2 रेड बॉल है, तो 0 वाले को एक साथ लिख देना है। 0 कहां कहां है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये चारों में है। तो यहाँ देखिए सभी को बराबर में लिख के 0 कर दिया गया है। मतलब यही है जिसमें 0 रेड बॉल्स आएंगे। अब 1 रेड बॉल वाले को पकड़ेंगे। 1 रेड बॉल किसमें है? इसमें है, सॉरी इसमें है, ये चारों में है। तो ये चारों को एक साथ करके बराबर 1 लिख दिया गया। और लास्ट में 2 वाले को चेक करेंगे, 2 किस में है? मात्र 1 में है, तो ये 1 में लिख दिया गया। और यही जो हो गया डिस्क्राइब x की जो बात कर रहा था, यही आपने x को डिस्क्राइब कर दिया। Thus x is random variable which can take values 0 1 and 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। अगले वाले पर हम चलते हैं। देखिए, अभी तक आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल को लिखना हमने आपको सिखाया है। अब किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए अब हम आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हम आपको सिखाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आता है? मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको बता रखा है, नहीं? एक के बाद एक जब भी वर्क होता है और दोनों लगातार होना चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी या में होना चाहिए या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, तो तीनों को निकालकर हम तीनों को जोड़ते हैं। तो जब भी एंड रहता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां और रहता है वहां पर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? पूरे प्रोबेबिलिटी में इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पर एंड रहे, ये भी होना है, वो भी होना है, दोनों साथ होना है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? और अच्छा, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी, दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट, एक जो उसमें से इवेंट है, दूसरे वाले इवेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? और जहां और होता है वहां हम ऐड करते हैं,
ठीक है, देखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, देखिएगा यहाँ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बार जब हमने कार्ड निकाल लिया उस कार्ड को वापस हम उसमें रख देंगे। जैसे वहां पर था ना वो बॉल वाला लास्ट वाला जो एग्जांपल था हमारा, कि आपने जब एक बॉल निकाला उसमें से तो उस बॉल को वापस उस बैग में रख देना है, फिर आपको दूसरा बॉल निकालना है। तो वही इसी को हम टोटल कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो मान लीजिए 2 कार्ड आपका निकला है और इक्का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्का का बात कर रहा है, तो क्या हो सकता है दोनों में से एक भी इक्का नहीं हो। तो बहुत मच्छर काट रहे हैं इधर उधर, क्या हो सकता है पैर में काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं, उधर काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हो सकता है दोनों में से कोई भी इक्का नहीं हो। ऐसा हो सकता है एक पहले बार में इक्का निकल गया, दूसरी बार में इक्का ना निकले, या फिर ऐसा हो सकता है पहले बार में इक्का नहीं निकला, दूसरी बार में इक्का निकल गया, और ऐसा हो सकता है दोनों बार में इक्का निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। बस इसी को हमें पहले रैंडम वेरिएबल से हमें डिफाइन करना है, समझे। तो ये देखिएगा यहाँ पर पहले इसने क्या कर दिया, x को इसने डिफाइन कर दिया, द नंबर ऑफ x इन इज अ रैंडम, द नंबर ऑफ एसेस इज अ रैंडम, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्का जो है रैंडम है, पहले वाले में इक्का नहीं आया, दूसरे वाले में एक आया, तीसरे वाले में एक आया, चौथे वाले में 2 आ गया, तो रैंडम हो गया। ये कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो वही लिखा गया द नंबर ऑफ एसेस इज रैंडम वेरिएबल, लेट इट बी डिनोटेड बाय x, उसे मान लिया x। तो क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 0 1 एंड 2, यहां देख लीजिए, ठीक है। तो px बराबर 0, x बराबर 0 मतलब 0 इक्का रहे, क्योंकि x क्या डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इक्का, नंबर ऑफ एसेस। तो px बराबर 0, इसको लिखा गया है p नॉन एस एंड नॉन एस। मैंने आपको कहा था जहां भी एंड रहे वहां पर क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये भी इक्का नहीं होना चाहिए, ये भी इक्का नहीं होना चाहिए, दोनों ही इक्का नहीं होना चाहिए, तो इस दोनों के बीच में एंड होगा ना, तो यहाँ लिख दिया गया एंड। तो यहाँ लिख दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस। अब नॉन एस कितने होते हैं टोटल, 48 होते हैं नॉन एस, टोटल 48, 4 इक्का होता है तो 48 क्या हो गया, इक्का नहीं होगा। तो इक्का ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48/52 पहला चांस में, और दूसरा चांस में भी कितनी हो जाएगी 48/52। तो दोनों ही चांस में इक्का ना निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों को हमने क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात कर रहा है x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के टोटल कितने हैं, ये दोनों हैं। तो x बराबर 1 के लिए क्या है कि एक इक्का हो और दूसरा इक्का नहीं हो। तो ऐसा कब हो सकता है, पहले बार में इक्का निकले, दूसरी बार में इक्का नहीं निकले, और या फिर पहले बार में इक्का नहीं निकले, दूसरी बार में इक्का निकले। तो ये क्या हो सकता है, पी एस एंड नॉन एस प्लस पी नॉन एस प्लस एस, और यहाँ से मिल जाएगा पी एस इंटू पी नॉन एस प्लस पी नॉन एस इंटू पी एस, और यहाँ पर हमें ऐसा मिल जाएगा। बीच में एंड आ रहा है और यहाँ और आया था तो क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 इतना हो गया। अब x बराबर 2 के लिए दोनों ही s हो, तो दोनों ही s हो, पहला बार में भी इक्का निकले, दूसरा बार में इक्का निकले, तो पहला बार में इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे बार में इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो जो आया वो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया 4/52 इंटू 4/50, ये मिल गया 1/16। अब यहाँ देखिए द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका, समझे। x बराबर 0 का प्रोबेबिलिटी कितना था, तो वही पहले लिख देते हैं x, फिर लिखते हैं px, एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं x और फिर लिखते हैं px। अब x का जो जो वैल्यू था, x का वैल्यू क्या था, 0 इक्का आए, 1 इक्का आए, 2 इक्का आए, तो 0 1 2 लिख दिया। अब 0 का प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखा है, 1 का प्रोबेबिलिटी आपने निकाल रखा है, 2 का प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है, तीनों को हमने क्या कर दिया इस बॉक्स में 0 1 2 के नीचे लिख दिया, और यही हमारा जो हो गया, क्या हो गया, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलिए अभी तक क्लियर है, बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है, समझे ने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल।
बिल्कुल आराम से इसे सीखिएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस है, 2 डाइस है आपके पास, दो डाइस है, तो दोनों डाइस को आपको बोला है फेंकने के लिए, ठीक। अब बोला है नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। नंबर ऑफ डबलेट्स, यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी आपको समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ डबलेट्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डबलेट्स तो ये हो गया कि एक एक आ जाए दोनों पर दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए। तो यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ डबलेट्स कितने आ सकते हैं? 3 बार अगर आपने फेंका तो x को अगर हम लोग मान ले, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स, तो ऐसा हो सकता है कि जब पहला बार हमने फेंका तो दोनों पर ही डबलेट आए, सॉरी तब डबलेट आए हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता था नहीं आए हो, समझे। दूसरा बार हमने फेंका तो हो सकता था डबलेट आए हो या फिर नहीं आए हो, और तीसरा बार जब हमने फेंका तो हो सकता था डबलेट आए हो या फिर नहीं आए हो। इसका मतलब एक मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 3, मतलब तीनों बार में हमें डबलेट मिल गए हो, या फिर 3 बार में 2 बार हमें डबलेट मिले हो और 1 बार डबलेट नहीं मिले हो। मतलब 2 बार आप 3 बार जो आपने टॉस किया, 2 बार आपको एक बार 4-4 मिल गया, एक बार 5-5 मिल गया, और एक बार इस 6 में से कुछ नहीं मिला, 4-5 मिल गया, या 3-2 मिल गया, ऐसा कोई नंबर मिल गया। या फिर एक बार डबलेट मिला हो, 3 बार जब आपने फेंका तो एक बार 1-1 मिला और बाकी 2 बार इन सब में से कोई नहीं मिला, ये जितना दिख रहा है, कुछ और मिल गया, ठीक है। या फिर 0 डबलेट मिला हो, तीनों बार में आपको एक भी डबलेट नहीं मिला हो। तो इसके लिए हमें ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझे? कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखिए कि रियली x कैन टेक द वैल्यू ऑफ 0 1 2 3, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। x जो हो सकता है 0 1 2 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, मतलब ये सब जब आप एक बार टॉस कर रहे हैं, एक बार जब आप डाइस को रोल कर रहे हैं, तो डबलेट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो डबलेट है कितने? टोटल 6, और सैंपल स्पेस कितने हैं? 36, तो 6/36 क्या हो गया हमारा? 1/6, समझे। और डबलेट ना मिले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 ये हो गया तो बच गए 30, 30/36 वो कितना हो गया? 5/6, या फिर 1 माइनस कर दे तो हो जाएगा 5/6। हमें x बराबर 0 के लिए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 कर दिया हमने। तो तीनों बार में आपको जो है डबलेट नहीं मिला है, तो पहला बार में डबलेट नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6। दूसरा बार में डबलेट नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6। तीसरी बार में डबलेट नहीं मिला उसका प्रोबेबिलिटी कितना? 5/6। और तीनों बार में आपको एक साथ डबलेट नहीं मिला हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तीनों को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब x बराबर 1 के लिए तो हो सकता था पहला बार में डबलेट मिले और बाकी 2 बार में डबलेट नहीं मिले, या फिर ऐसा हो सकता था पहला बार में नहीं मिले, दूसरा चांस चला उसमें आपको डबलेट मिल गया और तीसरा बार में नहीं मिला, या फिर ऐसा हो सकता था पहला बार में आपको नहीं मिला, दूसरा बार में नहीं मिला, तीसरा चांस में आपको डबलेट मिला। तो या फिर ऐसा हो सकता था, या फिर ऐसा हो सकता था, या फिर ऐसा हो सकता था। तो एक करके क्या कर दिया हमने? इसे ऐड कर दिया, और ये ऐड होने के बाद हमें ये आ गया प्रोबेबिलिटी x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब हो गया 2 डबलेट्स एंड 1 नॉन डबलेट। तो 2 डबलेट मिलने का क्या सीन है? पहला बार में डबलेट मिले, दूसरा बार में भी डबलेट मिले, और तीसरा बार में डबलेट नहीं मिले, या फिर पहला बार में डबलेट मिले, दूसरा बार में डबलेट नहीं मिले, और तीसरा बार में हमें डबलेट मिले। पहला बार में डबलेट नहीं मिले, दूसरा बार में डबलेट मिले, तीसरा बार में डबलेट मिले। तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता था, और तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब यह है 3 डबलेट्स मिले, इसमें तीनों के तीनों डबलेट मिले।
तो एक पहले बार में डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे बार में डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरे बार में डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा 3 डबलेट मिलने का प्रोबेबिलिटी। तीनों में हमें डबल डबल वाला नंबर मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/216। और ये वाला हमने क्या कर दिया, याद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते थे, x लिखते थे, फिर px लिखते थे हम, x के लिए ये जो भी रहता था 0 1 2 3 वो हम डिफाइन कर देते थे। अब उसके बाद 0 का प्रोबेबिलिटी कितना था 125/216, 1 का प्रोबेबिलिटी कितना था वो लिख दिया, 2 का प्रोबेबिलिटी लिख दिया, 3 का प्रोबेबिलिटी 1/216, और यही हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये सभी को जब आप जोड़ोगे ना, ये सभी को, तो ये हो जाता है हमारा 1। ये जो भी रैंडम वेरिएबल हमारा रहता है, तो जब रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहाँ पर, और इस सभी को जब हम जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाता है हमारा, सभी जोड़कर हो जाता है हमारा 1। समझे? चलिए, यहाँ कह रहा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग रैंडम सेलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसमें लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग लॉकडाउन, नहीं मजा आ जाता ना, लॉकडाउन रहता तो मतलब एनसीईआरटी वाले को ही पता चल जाता कि लॉकडाउन आने वाला है। वाह, लॉकडाउन नहीं है, चलो ठीक है आगे। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यूज x हैज फॉलोइंग फॉर्म, ये फॉर्म दे रखा है, वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट। समझे? तो इसमें कुछ दो क्वेश्चंस पूछे, चलिए दोनों क्वेश्चन को करने का देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा px बराबर ये स्मॉल x, तो 0.1 कह रहा है अगर स्मॉल x का वैल्यू 0 हुआ तो, kx कह रहा है अगर x का वैल्यू 1 या 2 हुआ तो। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ x का वैल्यू 3 और 4 हुआ तो, 3 4 0 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी होगा तो ये जो वैल्यू कह रहा है वो 0 कह रहा है अदरवाइज। तो क्या करेंगे, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x के लिए 0, 0 के लिए था 1 2 3 4, और अदरवाइज में तो 0 है, तो 0 का काउंटिंग कुछ होगा नहीं, इससे हम एक्सपेरिमेंट से हटा देंगे। कुछ नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो हम क्यों उस पर ध्यान दें, वो कभी होगा ही नहीं, वो सैंपल स्पेस में रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कभी होना ही नहीं है उसे। तो सैंपल स्पेस में जो भी रहेगा 0 1 2 3 4 यही आपके रैंडम वेरिएबल में रहेंगे। सैंपल स्पेस की तरह इसे सोचो थोड़ा सा कि सैंपल स्पेस की तरह, तो चीजें याद रहती है हमें। तो 0 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब x बराबर 0 के लिए px क्या है 0.1, तो यहाँ लिख दिया हमने 0.1। अब x बराबर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है kx, स्मॉल x है, तो kx, x स्मॉल x का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू k। और 2 के लिए, और 2 के लिए भी kx ही है, तो x बराबर क्या है 2, x बराबर क्या वैल्यू है 2, तो x बराबर के लिए कितना हो गया, ये 2x हो गया। ठीक है, अब x बराबर 3 के लिए कितना हो गया, उसमें x की जगह 3 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 2k। और x बराबर 4 के लिए क्या होगा 5 माइनस 4 1 1। अब याद होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी सभी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो इस सभी को हमने क्या कर दिया बराबर लिख दिया 1, और k का वैल्यू हमने निकाल लिया। ये क्या हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। ठीक, b, what is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours, at most 2 hours, कम से कम 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी कह रहा है, x यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा था, देखिए तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है ना, तो और नंबर ऑफ आवर्स कितने आवर्स आप पढ़ रहे हैं, 0 आवर्स, 1 आवर्स, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो कह रहा है कम से कम 2 घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा है,
कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा हम कितना भी पढ़ सकते हैं। तो px greater than equals to 2 में कौन कौन सा वैल्यू जुड़ जाएगा, ये वाला वैल्यू 2k प्लस 2k प्लस k, तो यही लिख दिया है 2k प्लस 2k प्लस k, और ये बन गया 5k, और k का वैल्यू कितना रखा है 0.15, k इंटू 0.15, तो 75% चांस है 2 घंटे से ज्यादा आपको स्टडी करने के। अब फिर कहा एग्जैक्टली 2 आवर्स की बात करें, एग्जैक्टली 2 कौन सा सिचुएशन हो गया ये वाला, तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो गया 2k, 2 इंटू इतना, और इसका हो गया 0.3, और ये क्या कह रहा है एटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, तो कम से कम कितना पढ़ सकते हैं, 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 0 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें ये तीनों वैल्यू जुड़ जाएगा 0.1 k एंड 2k, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको मीन निकालना सिखाऊंगा। आपने रैंडम वेरिएबल सीख लिया सबसे पहले, उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सिखा दिया। अब ये दोनों हमें आता है तो मीन निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि मैं लास्ट स्टेप आपको इस क्वेश्चन का दिखाता हूं मीन कैसे निकाला गया है। ये देखिए यहां तक आप सीख रखे हैं, ये पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया गया है। अब मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 को इससे गुना करना होता है, 3 को इससे गुना करना होता है, 4 को इससे गुना करना होता है, 5 को इससे, उसी तरह सभी को आपस में इस तरह गुना करना होता है, और लास्ट में 12 को 36 से, और सभी को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये मेरा जो आ जाता है वो आ जाता है मीन। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपने कितना समझा इसके पहले। क्या कहा है, लेट a pair of dice be thrown and random variable x be the sum of number that appear on two face। x जो है हमारा sum of numbers appeared on two face। यही समझे, तो दोनों डाइस को फेंका गया, तो पहले भी एक्सपेरिमेंट हमने जो कराया किया है, पहले भी हमने क्वेश्चंस जो किए हैं, बहुत मच्छर है यार, पहले मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं उसमें आपको याद होगा कि दोनों डाइस को अगर आप फेंकोगे तो जो नंबर जो बनता है दोनों के डाइस पे जोड़ने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी के बीच में कोई नंबर बन सकता है, वरना इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं ऐड होकर आ सकता है। तो x बराबर 2 के लिए क्या क्या हो सकता है, 1 कॉमन, सबसे पहले आप क्या करेंगे सैंपल स्पेस पूरा लिख देंगे आप, या फिर यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये जो दो नंबर है ना, x को इसने ऐसे लिख दिया है xi कॉमा yi, ठीक है, ब्रैकेट में। तो यहाँ पर xi क्या हो सकता था, पहले डाइस पर 1 से लेकर 6 के बीच में और दूसरे वाले डाइस पर 1 से लेकर 6 के बीच में, तो दोनों को जोड़ने पर 2 कब आएगा, 1 1 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 जो हो गया 1/36। अब सम 3 कब आएगा, 2 के लिए हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी, अब 3 के लिए लिखेंगे, 3 के लिए क्या क्या है 1 2 2 1, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/36। उसी तरह 3 आने के लिए टोटल कितना है, 4 आने के लिए टोटल कितना है, सम जो हो दोनों पर 4 हो उसके लिए टोटल 3 है, 3 केसेस है, तो 3/36 लिख दिया। 5 आने के लिए कितने हैं टोटल, 5 केस, 4 केसेज है, तो इसके लिए हो गया 4/36। 6 आने के लिए 5 केसेज है, 5/36। वैसे ही 7 आने के लिए निकाल दिया गया, वैसे ही 8 आने के लिए निकाल दिया गया है, वैसे ही 9 आने के लिए निकाल दिया गया, 10 के लिए निकाला गया, 11 के लिए निकाला गया, 12 के लिए निकाला गया है, और उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा हमने पहले लिखना सीखा है उसे वैसे लिख दिया गया है। और उसके बाद
म्यू बराबर ई एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे कि हर क्वेश्चन में जहां पर भी मीन निकालने के लिए बोले किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर मीन निकालने के लिए बोले कुछ नंबर्स का, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है, ये वाला बात हमें लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में जहां भी मीन निकालने के लिए बोले। और उसके बाद क्या करना है, 2 गुना इतना प्लस इतना, 3 गुना 2/36 प्लस 4 गुना 3/36 5 गुना 4/36, ये सभी आपस में ये लिख कर सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद आ गया 7, तो लिख देंगे मीन ऑफ सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 पेयर डाइस इज 7। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरिएंस निकालना सिखाया गया इसमें, वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस भी निकालना बहुत ही आसान है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वेरिएंस बराबर किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना ही। अब ई एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, ई एक्स स्क्वायर ये सभी हम आपको बताते हैं। तो कहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो ऑफ अनबाइस्ड डाइस। और थ्रो, एक बार फेंकना है डाइस को, ठीक है ना, और थ्रो। तो एक डाइस को जब हम फेंकेंगे तो नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। तो यही आ सकता था, सबका हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख दिया और इसी का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, ठीक है। तो जो हमने डाइस को फेंका है ना, तो उससे जो भी नंबर हमको मिल सकते हैं सभी को हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर लिख दिया और उसके प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी हमने लिख दिया, सभी का 1/6 होगा, ठीक है। तो आपको EX निकालना भी हमने सिखाया था। EX क्या होता था, मीन होता था। EX क्या होता है, हमारा मीन होता है। तो मीन निकालना मैंने आपको सिखाया था, क्या करना था, 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6, 6 into 1/6 और सभी को जोड़ देना है। तो सभी को जोड़ दिया गया, तो ये आ गया मेरा 21/6, ये हो गया EX। तो देखिए ये EX आप निकाल लिए, EX कितना हो गया 21/6, तो ये कितना आ जाएगा 21/6 का होल स्क्वायर। EX कितना हो गया 21/6 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया। अब EX स्क्वायर निकालना है। EX स्क्वायर निकालने का सेम वही तरीका होता है जैसे मैंने EX लिखा है, लेकिन क्या करना है, उसमें हम x को स्क्वायर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 स्क्वायर इंटू 1/6, 2 स्क्वायर इंटू 1/6, 3 स्क्वायर इंटू 1/6, 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6, 6 स्क्वायर इंटू 1/6 और सभी को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया 91/6। तो इसमें यहाँ क्या लिख देंगे 91/6 और दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएंस हो जाएगा। बहुत ही आसान, ठीक है। तो आपने रैंडम वेरिएबल सीखा, समझे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल आपने सीखा, मीन निकालना मैंने आपको सिखाया, वेरिएंस निकालना सिखाया। और अब ये जो है हमारा लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। अब एक नया टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो भी वेरिएंस निकालोगे ना उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट के अंदर जब आप वेरिएंस लिख दोगे और उस वैल्यू को जो आप कैलकुलेट कर दोगे तो वो जो हो जाएगा मेरा एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें पूछा रहता स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाता है, ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आता है उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, यही हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल एक लाइन का बात है। तो मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये तीनों आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीख रखा है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें,
दो कार्ड को ड्रॉ किया गया साइमल्टेनियसली, एक बार में दो कार्ड को निकाला गया है, एक एक करके नहीं निकाला गया है, विदाउट रिप्लेसमेंट और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्रॉम वेल सफल कार्ड ऑफ 52 कार्ड फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। तो दो कार्ड निकाला, उस दोनों कार्ड में नंबर ऑफ किंग्स के लिए मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने तो बता ही दिया, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको रैंडम वेरिएबल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करना हम आपको सिखाते हैं। तो दो कार्ड आप निकाला तो उसमें नंबर ऑफ किंग कितने हो सकते हैं, दोनों ही किंग नहीं हो, एक किंग हो, ठीक है ना, और दूसरा किंग नहीं हो, या फिर दोनों ही किंग हो। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए अब यहां हम लोग करेंगे। और ये भी तो हो सकता था ना, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर ये आ सकता था। (52 फैक्टोरियल कौन जो है ठीक, इतना ही, ये 3 के साथ। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर px बराबर 0 लेंगे, मतलब एक भी नो किंग आए। अब नो किंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, नो किंग होने के कितने तरीके हैं टोटल, 48 C2, टोटल कितने किंग होते हैं, 4, तो टोटल किंग कितने नहीं है, 48। अब 48 में से कोई भी दो निकल जाए तो 48 में से दो निकलने के टोटल तरीके कितने हैं, 48 C2 अपॉन 50 C2, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए। मतलब पहला किंग निकले और दूसरा किंग नहीं निकले, पहला किंग निकले और दूसरा किंग नहीं निकले। तो पहले किंग निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल किंग है कितने, 4, 4C1, 4 में से कोई एक निकले, तो 4 में से कोई एक निकलने का प्रोबेबिलिटी 4C1, और दूसरा किंग नहीं है तो टोटल किंग कितने नहीं होते हैं, 48, तो हो गया मेरा 48C1। और एक किंग निकले और दूसरा किंग नहीं हो तो दोनों के बीच में क्या गया, एंड, पहला किंग हो दूसरा किंग नहीं हो तो दोनों ही क्या हो गया, एंड, तो दोनों को ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हो जाएंगे टोटल तरीके, एक किंग और एक किंग नहीं होने के टोटल तरीके के लिए दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड अपॉन 52C2, ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस, और इसके लिए जो आ गया हमारा 32/221। अब दोनों किंग हो उसके लिए क्या हो, कितना तरीका हो जाएगा, 4C2, 4 में से दो किंग निकालने के टोटल कितने तरीके, 4C2, अब 52 में से दो पत्ते निकालने के टोटल कितने तरीके, 52C2, और ये बन जाएगा मेरा 1/221। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हमें लिखना है, किंग वाले टोटल नंबर कितने थे, 0 किंग हो सकता था, एक किंग हो सकता था, या फिर दो किंग हो सकता था, तो हो गया मेरा 0, 1, 2, और ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। मीन ऑफ x, ex, मीन निकालना है तो क्या करें, 0 इंटू इतना, 1 इंटू इतना, 2 इंटू इतना, ये कर देंगे। अब हमें e ऑफ x स्क्वायर निकालना है, मीन निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x, तो e ऑफ x स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू इतना, 1 स्क्वायर इंटू इतना, 2 स्क्वायर इंटू इतना, ये सभी को हम, और वेरिएंस जो हो जाएगा हमारा, क्या करें, वेरिएंस निकाल दिया हम, वेरिएंस यहाँ पर निकाल दिया, मीन हमने वहां पर निकाल लिया, वेरिएंस के लिए ये तरीका हो गया, और यही वेरिएंस जो हमें ये मिला, इसी को जब हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप उसे आसानी से सभी कोई जाकर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो दिक्कत है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।